जी नमस्कार, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जय भीम बिहार। कल भी हम आपके साथ अपनी कुछ दिल की बात रखना चाह रहे थे। क्षमा चाहेंगे, प्लेन लेट हो गई, कई कार्यक्रम थे। सुबह पूर्णिया जाना है। मेरा पहला सवाल है इस देश के नेता और सरकार से, बिहार सरकार से, कि बच्चे के भविष्य कब तक आत्महत्या की ओर बढ़ता रहेगा? कब तक हर संस्थाओं के बच्चे कोटा से लेकर के इस देश के विभिन्न कोचिंगों के बच्चे कब तक आत्महत्या करेंगे? एग्जामिनेशन के पेपर लीक कोई आज से नहीं हो रहा। आखिर कोई भी सरकार एग्जामिनेशन पेपर लीक, जो भारत के भविष्य के निर्माण का सवाल है, व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तो ना परिवार का निर्माण होगा, ना समाज का निर्माण होगा, न राज्य का, न राष्ट्र का, न मोहल्ले का, न गांव का। मैं बार बार कहता हूं, और कोचिंग माफिया के द्वारा क्वेश्चन का सेट होना, ऊपर से नीचे तक अरबों खरबों रुपया। एक तो 56 लाख बच्चे जब फॉर्म भरे थे तो अंदाजा कीजिए कि गवर्नमेंट को कितना पैसा मिले। और हमेशा लगभग कैंसिल होते हैं एग्जामिनेशन। दूसरा तरफ जब आप एक क्वेश्चन 40 लाख से 1 करोड़ में एक बच्चे पर बेचते हैं तो अंदाजा कीजिए कि 24 लाख बच्चे से कितने पैसे वसूले गए होंगे। आज बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा किया जिसमें 13 व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात की गई। मैं आज बहुत छोटे शब्दों में इस पर मैं कहूंगा, सदन में पहली दिन जब मैंने ये सवाल उठाया था तो भारत सरकार के द्वारा हमारे तरीके पर सवाल खड़ा किया गया और उन मुद्दों के कारण एक नया कानून भी स्पीकर महोदय के द्वारा लाया गया। पहले भी मैं कहा हूं कि जो लोग आए, हरे हर महादेव, जय श्री राम, जो जाति के नेता आए, अपने भगवान, अपने जाति के भगवान का जय जयकारा किया, अपने नेताओं का जय जयकारा किया, गणेश परिक्रमा की। एक भी लोगों ने इस पे चर्चा नहीं की। जब मेरी बारी आई तो हमने बस एक ही लाइन में कहा, #रीनीट और विशेष राज का दर्जा। इस पर हमें ऊंचे ज्ञान देने लगे वो लोग जो नॉर्थ ईस्ट को जलाया, आज भी मणिपुर जल रहा हो। तो हमें यह कहना पड़ा मजबूरन कि 7 बार बिहार के कोसी, सीमांचल, सिंहेश्वर, पूर्णिया, मधेपुरा के लोगों ने, उनके ब्लेसिंग ने, बिहार के लोगों की ब्लेसिंग ने, देश के लोगों की ब्लेसिंग ने हमें, मुझ पर भरोसा किया और अपनी आवाज मजबूती से रखने का के लिए आशीर्वाद दिया, एक अधिकार दिया। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आज नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया गया। इसके पहले नेट का एग्जाम कैंसिल किया गया, आज पीजी का एग्जाम कैंसिल किया गया। 24 लाख बच्चे जो यूजीसी के जो बच्चे दिए हैं एग्जाम, जिसमें सरकार एफिडेविट देके कह रही है कि कोई
बड़ा इसमें बेईमानी नहीं है। 13 लोग फिर क्यों पकड़ाए, फिर सुबोध सिंह को आपने क्यों हटाए, फिर इंक्वायरी क्यों सेटअप हुआ। 8 तारीख को जंतर मंतर पर हम लोग बैठेंगे, प्रदर्शन है। हम चाहेंगे कि पूरे देश के बच्चे अपने अपने जिलों में 8 तारीख जो सर्वोच्च न्यायालय का जिस दिन बहस है, उस दिन अपने अधिकार के लिए मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए। आपकी जिंदगी लगातार मौत की ओर है, आप समझिए। आपकी आवाज ही आने वाले भविष्य और आने वाले मेरी पीढ़ी को की जिंदगी को बचा सकता है। 60 बच्चे से ज्यादा आत्महत्या पूरे देश में कर चुके हैं। लोगों के भीतर भय का वातावरण होगा। क्या मेरी लाइफ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब के लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, क्या मेरी जिंदगी बचेगी या नहीं? क्या मैं कभी सक्सेस करूंगा या नहीं? क्या मैं पढ़ने मेरा बेकार है या पढ़ूं या नहीं? क्या इस व्यवस्था में बिना पैसे और मिडिल क्लास के बच्चे जो जीनियस हैं, उनकी जिंदगी सरवाइव करेगी या नहीं? उन्हें कभी नौकरी मिलेगा या नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। 8 तारीख मेरा सवाल यहां पर है कि कितने पैसे के बंदर बांट हुए हैं? FIR क्यों नहीं हुआ? जेल क्यों नहीं गए? और इनमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं? जब आप ही की सरकार का एक विभाग, अपराध शाखा, जब 13 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी, वो पूछताछ कर रही थी, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्यों चिट्ठी लिखी CBI को, जबकि बिहार सरकार ने एक बार भी आपको पत्राचार नहीं किया? मैं चाहूंगा DG के साथ जो राजीव गौबा का वार्तालाप हुई है उसको ओपन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। और ADJ नैयर हसनैन खान ने जो पत्र लिखा था सुबोधजी डायरेक्टर से पूछताछ करने के लिए, जिनके पास DG लॉकअप का पासपोर्ट होता है और क्वेश्चन वहीं से निकलता है, क्यों उन्हें हटा दिया गया और किस मंत्री के ये रिश्तेदार हैं? फिर से मेरा सवाल है कि नीट कब कैंसिल होगा? और इसके लिए हम सबको 8 तारीख को पूरे प्रदेश में लड़ना चाहिए। देश के जंतर मंतर पर हमें बैठना चाहिए। हम आते हैं अब उन मुद्दों पर जो बिहार में मैं तुम चल रही है, खिचड़ी पक रही है। मेरा सवाल यह नहीं है कि 2 साल नीतीश जी और लालू यादव जी और कांग्रेस की सरकार थी। मेरा सवाल यह है कि 2 साल पहले किसकी सरकार थी। मेरा सवाल यह है कि 2 साल बाद किसकी सरकार है। मेरा सवाल यह है कि यदि कोई भी सरकार के मंत्री बेईमानी किए तो क्या सरकार सेक्रेटरी बच सकती है? मैं एक मंत्री जो बयान दे रहे थे कि यही लोग तो थे सरकार में, मैं उनसे जानना चाहता हूं सेक्रेटरी की पोस्टिंग कौन करता है और उस विभाग के PWD RWD के सेक्रेटरी कौन है? अभी तक सेक्रेटरी और पदाधिकारी पर, चीफ इंजीनियर पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक सेक्रेटरी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? वो 60% पैसा बिना क्या सेक्रेटरी के कोई पहुंचा देगा? टेंडर में जो मात्र 40% पैसे लगते हैं, नकली बालू लगते हैं, नकली सीमेंट लगते हैं। ये लगातार सिलसिला। मेरा सवाल किसी को बचाने या किसी को बिगाड़ने नहीं। आप इंक्वायरी करिए। आखिर आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? जांच क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? हम तो चाहते हैं खनन विभाग से लेकर के 20 साल जो पूल निगम है, पूल निगम के मंत्री कौन, पूल निगम के सेक्रेटरी कौन? मेरा ये जानना है कि 20 साल के जो पूल निगम के सेक्रेटरी हैं, उन लोगों की संपत्ति और उन लोगों का टेंडर का प्रोसेस की पूरी जानकारी आप क्यों नहीं लेते? हर जिले में RWD बिल्डिंग में
आरडब्ल्यूडी में 10 पैसे पर टेंडर मैनेज होता है। बिल्डिंग में 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 पैसे पर। क्या 10 पैसे पर आगे पीछे कोई टेंडर हो सकता है? इसका मतलब है कि 10 पैसे हम 2 व्यक्ति को खड़ा करके टेंडर मैनेज करके टेंडर देते। ये बगैर आपसी सामंजस्य के कैसे संभव? ये पूल निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा। क्यों? सबसे ज्यादा बिल्डिंग आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई में भ्रष्टाचार क्यों? ये जो बालू माफिया है, खनन विभाग और दरोगा, थाना और पदाधिकारी मिल करके जो बालू निकाल करके बेचता है हर पुल के नीचे से, ये जिम्मेदार कौन है और इसकी गिरफ्तारी कब होगी? आप हमको जरा बताइए, इस पर इंक्वायरी कब होगी? एक मंत्री जी बड़ा ज्ञान बांट रहे थे कि 2 साल इन्हीं की सरकार थी। मान लिया मंत्री कोई और था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेक्रेटरी कौन थे और एक विभाग में आज 10-10, 20-20 साल से सेक्रेटरी क्यों है? ये जरा आप हमको बताइए। पटना में वही पदाधिकारी 40 सालों से, 30 सालों से क्यों है? इसकी पोस्टिंग किसी जिले में क्यों नहीं होती है? क्या आप हमको अशोक बाबू बताएंगे? इस विभाग से इस विभाग, इस विभाग से इस विभाग, पटना के में ही क्यों? ये जानकारी देंगे? क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या इस पर निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई होगी? क्या इस पर आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखेंगे? मैं चाहता हूं इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो। लगातार सुप्रीम कोर्ट में हम भी वकील रखेंगे और 20 साल से लगातार मैं चाहूंगा कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। एक, इसीलिए गाली गलौज मत करिए, बिहार की जनता को बर्बाद मत करिए। बिहार के जनता का पैसा का आप लोगों ने 40 सालों में 20 साल 15 साल सब मिल के हमाम में नंगे हैं और ये नहीं चलेगा। आप लोग गाली गलौज मत करिए एक दूसरे को। आप इसमें कस्टडियन कौन है? तब तो यह भी सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री जी हम मालिक होते हैं, हमारा आंख कैसे बनता? हम 40 सालों से लूटते रहे हैं जो लोग, उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? या 15 साल लालू जी का शासन था तो नीतीश जी आए तो उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं की? या नीतीश जी बीजेपी की सरकार थी तो फिर तेजस्वी जी और नीतीश जी आए तो इंक्वायरी क्यों नहीं की? और जब तेजस्वी जी हटे, नीतीश जी बीजेपी के आए तो तब आप इंक्वायरी क्यों नहीं किया? नगर निगम में इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? नगर निगम में जो जितने नाला का पैसा खाया गया है, जितने आज रोड नाले नहीं बने हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, थोड़े से पानी में पूरा का पूरा पटना, पूरा का पूरा दिल्ली का छत गिर जाता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जब दिल्ली क्योटो नहीं बन पाया और आदमी मर रहे हो और एक भी महिलाओं को सही पानी नहीं मिलती है, 2 घंटे के पानी में एक महिला बेटी बाहर नहीं निकल सकती, तो आप किसकी बात करेंगे? कहां बनेगा क्योटो? इसीलिए मैं नगर निगम के सेक्रेटरी 25 सालों से, पीडब्ल्यूडी, आरयू, स्वास्थ्य से लेकर के सभी विभाग के सेक्रेटरी का मैं इंक्वायरी चाहता हूं। आप करिए। और मेरा मानना है कि गाली गलौज नहीं करके आप लोग चाहते हैं इंक्वायरी। तीसरी चीज अंतिम, मैं लगातार मेरा प्रयास है बिहार के कोसी सीमांचल और खासतौर पर साहेबगंज को, आज सुबह हमारी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हेमंत सोरेन जी से साहेबगंज पुल पर लंबी विस्तृत बातचीत हुई कि हम जितना जल्दी हो सकते हो कटिहार को, झारखंड को, बिहार को हम सीधा मनिहारी से जोड़ पाए। हम एनएच के मिनिस्टर गडकरी साहब से मिले। हम लगातार दरभंगा के टेंडर और भागलपुर, पूर्णिया
कि एयरपोर्ट की चर्चा के लिए हम लगातार मिल रहे हैं। लगातार भागलपुर कम से कम प्राइवेट को भी चलाया जाए। एयरपोर्ट मिनिस्टर ने सारे विभाग के पदाधिकारी को बैठा करके 1 से 1.5 महीने के अंदर टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर शिलान्यास हो जाएगा और सीमांचल कोसी को हम नंबर 1 में जोड़ पाएंगे। भागलपुर, साहेबगंज से लेकर अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया के बच्चे पूर्णिया जाके ट्रेन पकड़ सकते हैं। यह एक नया इतिहास लिखा जाएगा। तीसरी चीज, पूर्णिया के मेडिकल सिस्टम। मेरा आग्रह है डॉक्टर साहब, प्लीज 1 महीने के पहले फीस लेना बंद करें। जिस बात की मेरी गहरी चिंता थी कि नर्सिंग होम डॉक्टर नाम ना दें, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर का नाम लिखा करके भी पूर्णिया का नर्सिंग होम चल रहा था, जिसमें लोगों की जानें गई, उसको सील किया गया, इंक्वायरी हुई। तो ये इंक्वायरी कब तक पूरा होगा? कब तक आप फीस, आग्रह बार बार कर रहे कि आप 1 महीने के अंदर किसी से फीस ना लें। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल जाऊंगा सभी डॉक्टर साहब के पास और मैं मिलूंगा। मेरा आग्रह है कि ब्यूरो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो मैं बार बार कहता हूं, उस पर ध्यान दें। फर्जी पैथोलॉजी को 2 महीने के अंदर, फर्जी नर्सिंग होम को बंद करना ही होगा। तीसरा, लगातार पूर्णिया प्रशासन के द्वारा जातीयता के कारण एक गहरी साजिश रची जा रही है। सीनियर पदाधिकारी जाति के आधार पर जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसकी भी हम 1 सप्ताह के अंदर पर्दाफाश करेंगे। अंतिम, रुपौली विधानसभा में हाथ जोड़कर विनम्रता करूंगा, बिहार के तमाम क्रिमिनल रुपौली गए हुए हैं, तमाम गुंडे, तमाम क्रिमिनल, वो लोग जो लोग अपने यहां हिस्ट्री सीटर हैं, आप जो देख रहे हैं, दिख रहा है। मैं खास तौर पर एक मुसलमान भाइयों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर पैर पकड़ता हूं, प्लीज, और अत्यंत पिछड़ी जातियों से, पिछड़े से, कि भैया रुपौली को चारागाह बनने से बचाएं। पूर्णिया एको हम द्वितीय नास्ती, एक ही काफी है। पूर्णिया हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जब एक ही उल्लू बर्बाद कर दिया है पूर्णिया को, तो और आप कितना उल्लू बैठाना चाहते हैं? मेरा आग्रह है आपसे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से जो लोग रुपौली को अखाड़ा बना रहे हैं और जो ऐसे लोग, मैं फिर आग्रह बार बार कर रहा हूं, भीमा जी हो या जदयू हो, मेरा अब 2 लोगों के बीच लड़ाई है और मैं अपनी जनता को भगवान मानता हूं और भगवान को मैं अनुग्रही आग्रह करूंगा पैर पकड़ के कि आप 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए चुनाव है, इस पर अपने स्वतंत्र विचार को मत खोइएगा, भावना में मत बहिएगा। जब बिहार का विकास 40 सालों में नहीं हुआ, रुपौली का पुले मैं बनाऊंगा, रुपौली को मैं शरीर बेच के रुपौली को नंबर 1 करूंगा। आपको भरोसा है पप्पू पर? रखिए। NH क्रॉस करेगा, रेल भी क्रॉस करेगा। जो लोग हमारे पीठ में खंजर भोग रहे हैं, जिंदगी मेरी जब तक रहेगी तब तक वैसे लोग मेरे दरवाजे पर नहीं आ पाएंगे। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, जनता काफी है, लेकिन जो ईमान के साथ विश्वासघात करता है, पैसा उसका धर्म बन जाता है। कभी पप्पू, कभी कोई, कभी कोई। आप सोचिए, जब पूर्णिया में कोई सांसद लड़ता है तो सब लोग एक हो जाते हैं। जब
पूर्णिया में कोई और लड़ता है आरजेडी से तो वो एक हो जाते हैं। पूर्णिया में कोई बनमनखी से कोई लड़ता है तो वहां एक हो जाते हैं। रुपौली में कोई लड़ता है वहां एक हो जाते हैं। धमधा में कोई लड़ता है एक हो जाते हैं। लेकिन यह चरित्र समाज के गरीब, मुसलमान, यादव, माइनॉरिटी, अत्यंत पिछड़े का नहीं है। चाहे अत्यंत पिछड़ा जाति नीतीश को नेता माना तो वहां जो जब हुआ वहीं दिया। लालू यादव जी को जब तक दलितों नेता माना वहीं दिया। मैं जानता हूं कि मुसहर समाज का अधिक वोट एमपी में नीतीश कुमार जी को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुसहर समाज के लोगों को। आप उनको नेता मानते हैं, हम आपके विश्वास को नहीं ले पाए, आपने हमें वोट नहीं दिया। मात्र 20%, 10% ही वोट हमें मिले। मैं जानता हूं आदिवासी समाज, राम के 90-95% वोट पप्पू यादव को मिले। 50-60 के परसेंट पासवान समाज का, पारसी समाज का वोट हमें मिला। मुसहर समाज का, ऋषिदेव समाज का हम विश्वास नहीं ले पाए। वो हम में कमी है, हमारे गरीबों में नहीं, और वो उनका वोट जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि अभी भी ऋषिदेव समाज का वोट नीतीश जी के प्रति वफादार है। लेकिन यह चुनाव एक नया इतिहास लिख सकता है। मेरा आग्रह है पुनः एक बार कि जो लोग ये पैसे की चकाचौंध और जो ये मीडिया के कुछ पैसे लेकर के जो लोग किसी को जिता रहे हैं, मेरा आग्रह उन चीजों से बचिए। और मैं गंगोत्री समाज के लोगों से हाथ जोड़कर, केवरत, गोरी समाज, निषाद समाज, मल्लाह, केवट, इन लोगों से आग्रह करूंगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जो निर्णय लेना हो एक ही जगह लीजिएगा। यही मैं हाथ जोड़ता हूं। यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। आपको आज संदेश देना, दिल की बात करना चाहता और यही करना चाहूंगा। मैं अंत में कांग्रेस जिस विश्वास के साथ, जिस दल के साथ खड़ा है, पप्पू यादव का पूरा समर्थन, पप्पू यादव का पूरा भावना उस दल के उम्मीदवार के प्रति, और मेरे नेता जो भी मुखिया, सरपंच, एक्स मुखिया, वर्तमान मुखिया, जो भी लोग हैं हमारे साथ, यदि 100 लोग हैं तो वह 100 लोग ईमानदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। मेरा ऐसा मानना है। पुनः मैं मुसलमान समाज के नेतृत्व से आग्रह करूंगा, ऐसी कोई भूल मत करिएगा जो जिंदगी भर हम लोग पछताएं और हम लोग आने वाले समय में खुद को माफ न कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, सलाम।